जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने बायो और जो केमिस्ट्री है उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है फिजिक्स के वो करने वाले हैं। और आपको जैसा कि पता हो गया होगा कि जितने भी आपने वीडियो देखी होंगी, जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं नीचे किस एग्जाम में आ चुके हैं और कौन से ईयर में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, जो कार्य होता है उसका मात्रक होता है जूल। ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष इकाई है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरआरबी 2005, एमपीपीएससी 2009, झारखंड पीएससी 2013 एंड एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो प्रकाश वर्ष हो जाता है ये दूरी का मात्रक होता है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक और चीज पता होना चाहिए, जो प्रकाश की स्पीड होती है कितनी होती है, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। एम्पियर मात्रक है। तो दोस्तों, जो एम्पियर मात्रक होता है वो होता है विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, जो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। पार्सेक इकाई है। तो दोस्तों, जो पार्सेक है दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। देख सकते हैं क्वेश्चन 1997 में आ चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सेल्सियस होती है ये ऊष्मा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, क्योंकि आपको ऐसी चीजें पता नहीं होती कि ल्यूमेन किसका है। तो मैं बता दूं, जो ल्यूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहीं पे कैंडला की बात करें तो ज्योति तीव्रता का है। पास्कल इकाई है। तो जो पास्कल होती है वो दाब की इकाई होती है, या फिर पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, या फिर न्यूटन पर एरिया भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पास्कल दाब की इकाई। कैंडिला का मात्रक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कैंडिला हो जाता है ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया। और ये भी आरआरबी 2004 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। तो दोस्तों, जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है इसका एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन पर मीटर। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपको युग्म दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे युग्म हैं जिनके जो विमीय सूत्र है वो एक से नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बलदाब, कार्य ऊर्जा, आवेग संवेग, या फिर भार एवं बल। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो बल एवं दाब होता है ये दोनों अलग चीजें होती हैं, यानी इनके जो विमीय सूत्र हैं वो एक जैसे नहीं है। अदिश्य राशि है। तो दोस्तों, पहले तो आपको सदिश और अदिश राशि के बारे में पता होना चाहिए। सदिश राशि वो होती है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे बात करें वेग, तो वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में। यहाँ तो परिणाम भी है और यहाँ पे दिशा भी है। परंतु वहीं पे अगर हम लोग अदिश राशि की बात करें, जैसे कि चाल, तो चाल में कोई एक दिशा नहीं होती, वो सिर्फ एक स्पीड बताने का होता है कि आप इतने किलोमीटर प्रति आवर या इतना किलोमीटर आप प्रति मिनट के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको सदिश और अदिश राशि में डिफरेंट पता चल गया होगा। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, जबकि सदिश में परिणाम एवं जो दिशा होती है वो दोनों होती है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया अदिश्य राशि है। तो मैं बता दूं, जो ऊर्जा होती है अदिश्य राशि में गिनी जाती है। निम्नलिखित में से सदिश्य राशि है। तो यहाँ पे दिया गया है वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। तो मैं आपको बता दूं, जो वेग है वो सदिश्य राशि है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती हैं। तो इसमें प्राप्त की जाती हैं दोस्तों, जो द्रव्यमान है। शून्य में स्वतंत्र रूप से तैरने वाली वस्तु की या का क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है गति समान होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया समान वेग होता है। तीसरा दिया गया समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, समान त्वरण होता है। यदि आप किसी वस्तु को आप अगर स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिराते हैं, और दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारे वातावरण में आपको पता है काफी गैसें पाई जाती हैं, तो गैसों के कारण भी घर्षण उत्पन्न होता है। अगर हमारे जैसे कि पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पे अगर जो भी गैस है या फिर घर्षण है वो नहीं हो, और कोई भी दो वस्तु भले ही उनका वजन कोई कुछ भी हो, जैसे कि आप मान लीजिए आपने यहाँ पे ली 3 किलो की एक बॉल ली, और भले ही आपने यहाँ पे एक पंख लिया, लेकिन अगर आप इनको स्वतंत्र रूप से गिराएंगे और यहाँ पे वायुमंडल ना हो, तो ये दोनों वस्तुएं धरती पर समान टाइम पे पहुंचेंगी, तो इनका त्वरण समान होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी हम लोग देखेंगे कैसे। दोस्तों सबसे पहले आपको जो फोर्स है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F_ma, और यहाँ पे जो m है तो दोस्तों मास को बताता है, और जो a है वो एक्सेलरेशन को बताता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप रख दीजिए, मतलब यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है वो 5 न्यूटन दिया गया है, और यहाँ पे जो मास दिया गया है वो 2 दिया गया है, और यहाँ पे हमको उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना है। तो यहाँ पे आपको 5/2 कर देना है, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, तो आपको पता है ये न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी अगर वस्तु जो विराम अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में है उस पर जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वो अपनी पूर्व अवस्था में ही रहती है, यानी वो गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, या फिर वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो जैसा कि आपको अभी हम लोगों ने बताया, जो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में तो विराम रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना हो। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो दोस्तों इसको हम लोग समझ सकते हैं जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसके द्वारा। जैसे कि मैंने बताया कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना हो, या फिर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। बल का गुणनफल है। तो दोस्तों जो बल गुणनफल होता है जैसे कि अभी हमने देखा द्रव्यमान और त्वरण का होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। और आपको मैं फॉर्मूला भी बता दूं, फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। शरीर का वजन, तो आपको बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर जो मनुष्य का वजन है वो अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। दोस्तों किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए जब किसी मनुष्य को या फिर किसी भी चीज को हम लोग चंद्रमा पे ले जाते हैं तो जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। तो इसी कारण किसी भी वस्तु का वजन वहां पे 1/6 हो जाएगा। जैसे कि 600 न्यूटन का अगर कोई मनुष्य है तो उसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 600 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों उसका द्रव्यमान हो जाएगा 3 किलोग्राम। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना पड़ेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा जो F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। और दोस्तों इसी फॉर्मूला के द्वारा हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे F दिया गया है 29.4, और दोस्तों यहाँ पे जो आपको मास दिया गया है वो आपको निकालना है, और जो आपको एक्सेलरेशन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी पे त्वरण जो होता है उसको हम लोग जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से, और जिसका जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एम निकालने के लिए 29.4 में से आपको 9.8 का डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3 किलोग्राम। तो दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि आपको पता है जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में अल्प है, इसके कारण वो अधिक छलांग लगा सकता है। तो आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग को यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है F इज इक्वल टू
MA, और इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको पता होना चाहिए जो जी का मान होता है वो 9.8 होता है। इसमें आप इसका मान रख दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 9.8 न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो दोस्तों जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का स्तर दोस्तों उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए था। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब पानी को हम लोग जमाते हैं तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप अभी अपने फ्रिज में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यदि आप अपने फ्रिज में एक गिलास में पूरा भर के पानी रख दें और जब वो पानी बर्फ बन जाए तो आप देखेंगे जो बर्फ है हल्का सा गिलास से ऊपर आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ का या फिर जो पानी का आयतन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पानी जमने पर फैलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि दोस्तों जो घर्षण बल है वो बर्फ पे कम होता है और जो सड़क होती है उस पर अधिक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण का कम होना। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज, दोस्तों अगर कोई जहाज नदी से समुद्र में आता है वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है जो नदी की जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है और जो समुद्र का होता है वो खारा होता है। तो दोस्तों जो नदी के पानी की डेंसिटी है वो समुद्र के पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो इसी कारण जो समुद्र का जहाज होता है जो नदी से अगर समुद्र में जाएगा तो हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन, थोड़ा ऊपर आएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों जो लोहे का घनत्व होता है वो पारे की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण जो लोहे की कील है वो पारे पे तैरती है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है। पानी का घनत्व अधिकतम होगा, ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा और सबसे कम 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होती है वो बर्फ बन जाती है और कभी भी आप बर्फ को पानी में डालेंगे तो पानी तैरेगी, तो जिससे पता चलता है उसका घनत्व कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाएगी तो जो उसका घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहेगा या फिर ऊपर रहता है। तो दोस्तों जो उसका 1/9 हिस्सा है वो समुद्र से ऊपर रहता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब बर्फ पे दबाव बढ़ता है या फिर दबाव डालते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो वायु दाब होता है या फिर वायुमंडल दाब होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो आपको बताना है क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं जो साबुन के बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो समाप्त हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने शॉर्ट में समझाने का ट्राई किया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।